नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब, आपके साथ मैं हूं संयम जैन। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऑफर वाले दावे को लेकर, जिस पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया और जब उन्होंने इनकार किया तो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई शुरू हो गई। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे सहानुभूति पाने की कोशिश बताया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सचमुच ऑफर पॉलिटिक्स का खेल चल रहा है? क्या एजेंसियों की कार्रवाई राजनीतिक दबाव का हिस्सा है या फिर यह बयान सिर्फ सियासी रणनीति है? जनता की नजर में अपनी छवि मजबूत करने की क्या एक कोशिश की जा रही है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में अब ऑफर वाली राजनीति ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक इंटरव्यू ने सियासत में हलचल मचा दी है। भूपेश बघेल का दावा है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उनके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियां लगा दी गई। क्योंकि एक दो बार अमित शाह जी भी बुलाए थे मुझे, अच्छा, मोदी जी भी बुलाए थे, लेकिन मैं समझा नहीं कि वो लोग किस लिए बुलाए हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन इशारा उनका मुझे बाद में समझ आया कि जब मैं मिल के आता था उसके बाद और छापा पड़ता था। एक बार तो प्रधानमंत्री जी फोन करके बोले, साहब आप तो मदद करूंगे बोले थे, आप तो यहाँ रेट डालवा दिए। अरे मैं अधिकारियों को बोलता हूँ, बात करता हूँ। अच्छा, हाँ, ये स्थिति है भाई। तो अच्छा, मुझे समझ नहीं आता था भाजपा में बुलाने के लिए ये बुलाते थे। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने भी इस मुद्दे पर भूपेश बघेल का समर्थन किया। उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां केवल विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई करती दिखती हैं। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो विपक्षी पार्टी के नेताओं की यहाँ ही छापा मार रही है, उनके खिलाफ ही दोष निकाल रही है और बाकी जगह कुछ हो नहीं रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने दो टूक कहा, भूपेश बघेल की जरूरत ना तो छत्तीसगढ़ को है और न ही बीजेपी को। उन्होंने कहा कि जनता पहले ही उन्हें नकार चुकी है, अब वह सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। भूपेश बघेल की जरूरत आज जो न छत्तीसगढ़ को है न भारतीय जनता पार्टी, और उसको पूरी तरीके से जनता ने नकार किया है और आज उसके कारण से वो अपने सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। फिलहाल भूपेश बघेल के इस दावे ने छत्तीसगढ़ की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ वे बीजेपी पर दबाव की राजनीति और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे पूरी तरह राजनीतिक ड्रामा करार दे रही है। सवाल अब भी कायम है, क्या वाकई कोई ऑफर पॉलिटिक्स हुई थी या फिर ये बयान आने वाले सियासी समीकरणों को साधने की रणनीति है? आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में सच क्या है, ये जांच और राजनीतिक घटनाक्रम ही तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे बीजेपी नेता हैं, स्वागत है आपका। सौरभ साहू कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पीसी रथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत पीसी रथ साहब आपका भी। लेकिन गंधर्व जी, शुरुआत सबसे पहले मैं करूंगा इस सवाल के साथ, जो आरोप लगाए गए हैं भूपेश बघेल की तरफ से, उनको लेकर क्या कुछ बीजेपी कह रही है? ये तो कहना आसान है कि जरूरत नहीं हमें, लेकिन आ जाएंगे तो जरूरत भी महसूस होगी और काम भी निकल जाएंगे। भले ही बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं रही। क्या एक कोशिशें की गई थी भूपेश बघेल को लाने की? इन सब चीजों के बारे में पहले इतिहास रहा है बीजेपी का, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगे, जिनकी जांच निकलवाई गई। आईटी, इनकम टैक्स के साथ साथ ईडी हो, सीबीआई हो, छापामार कार्रवाई की गई और बीजेपी में आने के बाद उनके सारे आरोप साफ हो गए, बेदाग हो गए। तो अब भूपेश बघेल की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन आरोप तो सही है। ये बात बीजेपी क्यों नहीं मान रही है? देखिए, पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप है। आप जब देखेंगे, उन्होंने कहा कि जब जब वो जाकर के प्रधानमंत्री से मिलते थे, गृह मंत्री से मिलते थे, उसके 5-7 दिन में उनके यहाँ छापा पड़ जाता था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 15 जून को नीति आयोग की बैठक के दौरान मिले,
2019 में, फिर 2021 में 30 दिसंबर को, 20 मई 2022 को आकांक्षी जिलों और अन्य योजनाओं को लेकर बैठक की और G20 के लिए फरवरी 2023 में। अब इनके यहाँ रेड कब से कब तक हुई उसको आप देखेंगे तो इनकी सरकार 18 में बनी, तब से ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले का आरोप करते हैं। 2020 में आईटी की रेड हुई, 2021 में गौठान और चावल घोटाले की बात हुई, 2022 में कोयला घोटाला, 2023 में शराब घोटाला, 2023 में महादेव ऐप घोटाला, 2023 में पीएससी घोटाला। तो पूरी तरीके से अपनी इमेज सेविंग का कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार नहीं तो क्या कोशिशें की जा रही थी क्या? वही तो एक सवाल है यहाँ पर जो भूपेश बघेल उठा रहे हैं कि आदि आरोप लगाए गए, तो उसका कारण क्या है? जैसे मध्य प्रदेश में हुआ 2020 में, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी आपने बना ली, तो क्या वही छत्तीसगढ़ में भी कोई कोशिश चल रही थी क्या? भूपेश बघेल यही तो कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक तरह से रेड डाली जाती थी, मिलने बुलाया जाता था, मिलते थे, सामान्य मुलाकात उस समय अंदेशा नहीं होता था, लेकिन रेड डालने के बाद फिर जब मुलाकात हुई तो पता चलता था शायद मंशा यही है कि बीजेपी की सरकार बने, उसके लिए शामिल हो बीजेपी में। क्या ऐसी कोशिशें की जाती थी? निश्चित तौर पर इस प्रकार की कोई भी कोशिश नहीं की जाती थी, बल्कि हम विपक्ष में रहते हुए सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई भूपेश बघेल की उस सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, जिन्होंने हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे किए, उन्हें प्रताड़ित किया। और इसीलिए माननीय विजय शर्मा जी ने और माननीय केदार कश्यप जी दोनों ने स्पष्ट किया है कि भूपेश बघेल जी की स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी में कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन उसका भी एक रिकॉर्ड है, वो भी आपसे साझा करूंगा। लौटता हूं आपके पास। सौरभ जी, ये सीधे तौर पर नकारा जा रहा है कि कोई कोशिश नहीं की जाती है, ये सिर्फ भूपेश बघेल की एक तरह से कहानियां मनगढ़ंत जो बनाई जा रही हैं, लेकिन उसका एक रिकॉर्ड मैं साझा करूंगा जब उनसे सवाल लूंगा। लेकिन भूपेश बघेल का यह कहना कि रेड डाली जा रही, तो रेड डालने के पीछे कुछ कारण रहे होंगे। उनके बेटे भी जेल होकर आए हैं, उसके बाद कवासी लखमा उनकी पार्टी के नेता भी जेल होकर आए हैं। शराब घोटाला प्रदेश में हुआ, कम से कम ये तो कांग्रेस स्वीकार करती, कुछ गलत किया था, यही कारण था कि दबाव बनाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से। संयम जी, देखिए, जो शराब घोटाला हुआ या जितने भी घोटाले के आरोप ये जो बीजेपी के लोग लगाते हैं, मुझे लगता नहीं है कि ये कभी भी इस बात को सिद्ध कर पाएंगे। जिस तरीके से इनकी जो एजेंसियां भी कार्य कर रही हैं, आप देखिए इनका पास्ट हिस्ट्री ही देख लीजिए ना, कि किस तरीके से ये करीब करीब मैं सुप्रीम कोर्ट का भी डेटा है और संसद के अंदर इन्हीं के मंत्री ने जो एक सवाल के जवाब में जो डाटा दिया कि लगभग 97% के आसपास का जो कार्रवाई है ईडी की और सेंट्रल एजेंसियों की, वो विपक्ष के ऊपर ही होती है पूरे देश में। और इनका जो कन्विक्शन रेट भी है, जो ये कार्रवाई करते हैं, कन्विक्शन रेट 1% से कम आ रहा है यहाँ पर, तो कहीं पर ये सिद्ध नहीं कर पाते हैं। और अभी भी देखिए जिस तरीके से कोर्ट में ट्रायल चल रहे हैं बहुत सारे मुकदमों पे, चाहे वो शराब घोटाला, महादेव ऐप और सारी चीजों की बात हो, तो कहीं ना कहीं जिनको आरोपी बनाए गए थे वो अभी कोर्ट के निर्देश पे बेल पे बाहर तो आ ही रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई तथ्य तो है कि इनके खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है, एजेंसियां इनके खिलाफ कुछ मजबूत सबूत पेश नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो झूठे आरोप लगा करके फंसाने का ही कार्य किया जा रहा है। और जैसे संयम जी आपने कहा कि अपने पूर्व वक्तव्य में आपने बोला कि एक लिस्ट है लंबी, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर लें, शुभेंदु अधिकारी की बात कर लें, नारायण राणे, स्वर्गीय अजीत पवार हो गए, अभी प्रफुल्ल पटेल जी, एक नाथ, और ऐसी लिस्ट है पूरी की पूरी, जिनके खिलाफ एक दिन पहले, मतलब बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं जाएंगे, चुनावी रैली में एक दिन पहले जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी खुद आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के अपने आसपास नहीं भटकने देंगे, उनको 2 दिन के अंदर अंदर अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और एक अच्छे पद पर बिठाते हैं, और जैसे इनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ऐसे सारी जो पद है उनसे नवाजे जाते हैं। तो ये बीजेपी की हिस्ट्री है, ये इसी तरीके से कार्य करते हैं। एमपी का एग्जाम्पल आपने दिया, वहां पर इन्होंने जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो सरकार बनी थी उसको तोड़ करके अपनी बीजेपी की सरकार बनाई, एजेंसियों का दुरुपयोग करके और दबावपूर्ण राजनीति करके। तो ये इनका रिकॉर्ड है। तो इस बात को मानने में मुझे लगता नहीं कि कोई हर्ज है जो भूपेश बघेल जी कह रहे हैं। हमारे पास तो पर्याप्त तथ्य है, पर्याप्त सबूत है इस बात को मानने के लिए कि जो भूपेश बघेल जी कह रहे हैं वो बात निश्चित रूप से सही है, क्योंकि ये भाजपा का चरित्र है। इसी तरीके की ये दबाव की राजनीति जो 2014 से अभी तक जो चल रही है, ये दबाव की राजनीति जो ये एक नया कल्चर लेकर के आए हैं देश में, तो निश्चित रूप से ये बात जब भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं तो हम तो मानते हैं कि ये बात सही है। आरोप गलत सिद्ध करने की जवाबदारी तो बीजेपी की है, लेकिन वो बोल रहे जरूरत नहीं हमें, आज जरूरत नहीं है ना कल जरूरत होगी भूपेश बघेल की, ये कह रहे हैं। निश्चित रूप से ये इनके पार्टी में तो भूपेश बघेल की वैसे भी नहीं जाना चाहते हैं, इसी वजह से तो ये बौखलाए हुए हैं और ये अनर्गल बयान दे रहे हैं।
इनके हिसाब से तो पूरे देश को विपक्ष की ही जरूरत नहीं है। और भूपेश बघेल जी चाहे प्रदेश की बात करिए छत्तीसगढ़ में या देश की बात करिए, एक विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में आते हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसमें मुझे लगता है कि विपक्ष की एक महती भूमिका होती है लोकतंत्र को चलाने के लिए। तो निश्चित रूप से ये इस वक्त जो चल रहा है देश के अंदर वो समझना बहुत जरूरी, क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं। मैं लौटता हूं आपके पास पीसी रथ साहब, ये देश की राजनीति की पोल खोल रहे हैं क्या भूपेश बघेल? पहले बहुत सारे ऐसे नाम हैं, उन नामों को भी मैं लूंगा धीरे धीरे करके, लेकिन सबसे बड़ी चीज है भूपेश बघेल का सीधा आरोप है कि पार्टी में आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था, लेकिन नहीं आ रहे थे तो रेड डाल के प्रेशर डलवाया जा रहा था। और बीच में हमने देखा कांग्रेस कार्यकाल में सीबीआई को बैन भी किया गया था कि यही कारण था, प्रेशर बहुत ज्यादा था। बीजेपी में शामिल क्यों नहीं होना चाहते थे भूपेश बघेल, वो एक अलग सवाल है। वो उनकी आस्था है कि उनको कांग्रेस के साथ ही रहना है, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स तो चलती है देश के अंदर। जी संयम जी, इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो एक तो जो आरोप बीजेपी पे लगते रहे हैं कि वो किस तरह से बाहर दूसरी पार्टियों से नेताओं को अपनी पार्टी में लाने के लिए बाकायदा टीम गठित करके बीजेपी ने काम किया। विधानसभा चुनाव के समय ये चीजें बहुत चर्चा में थी कि किस तरह दूसरे पार्टियों से लोगों को ला करके, नेताओं को ला करके बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है और किसी भी कीमत पे चुनाव जीतने के टारगेट को सामने रख करके काम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं राजनीतिक दल के रूप में इसमें कोई बुराई नहीं है। हर राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता है और ज्यादा से ज्यादा तेज तर्रार नेताओं को लेने की कोशिश करता है। भूपेश बघेल का जहां तक सवाल है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने के पहले कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने तेज तर्रारपन को दिखाया था कि किस तरीके से वो लगातार दौरे करते रहे हैं और अपने 5 साल तक के भी वो पूरी सरकार उनकी, भले जो बाकी मंत्री थे वो शिथिल रहे हों, लेकिन भूपेश बघेल लगातार चुनावी मोड में रहे, वो लगातार एक्टिव रहे, लगातार दौड़ धूप करते रहे, दौरे करते रहे और बयान उनके आते रहे लगातार। तो धीरे धीरे ये स्थिति बन रही थी कि ओबीसी कम्युनिटी में भूपेश बघेल पूरे देश में उभरने लगे थे लगातार एक बड़े नेता के रूप में। ये बात अलग है कि आपसी लड़ाई में, आपसी झूमा झटकी में कांग्रेस जो है एक तरह से एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिशों के चलते कांग्रेस को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा और कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि जनता ये समझने लगी कि कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई वो है, आपसी खींचतान है, जिसकी वजह से सरकार को जनता ने वापस दोबारा सत्ता नहीं सौंपी। और भी दूसरे कारण रहे होंगे उसके, लेकिन कुल मिलाकर के भूपेश बघेल की कद्दावर छवि थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आज भी कांग्रेस में देखा जाए तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अपना एक कद रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर भाजपा अपने पास ले आती तो निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत कमजोर हो जाती प्रदेश में। इसलिए ये जो बात भूपेश कह रहे हैं, ये बात दबी जुबान में जनचर्चा में भी रही है इतने समय तक कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की कोई ना कोई बातचीत चल रही है या कोई ना कोई वो उनको ऑफर है या कुछ उस तरह से है। इसी कारण जो शराब घोटाले और तमाम जो घोटाले चल रहे थे उन मामलों में सीधे सीधे उन पर हाथ नहीं डाला गया था और कहीं ना कहीं बातचीत का इंतजार किया जा रहा था। या यहां तक कि उनके बेटे चैतन्य पे भी जो कार्रवाई हुई तब तक के ये बात काफी स्ट्रांगली चल रही थी कि चूंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई है उनपे, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई डीलिंग है, ये बात जनचर्चा में कही जाती थी। लेकिन जब चैतन्य को गिरफ्तारी हुई और उसके बाद मामला हुआ तो तीखे होते गए संबंध और जब तीखापन बढ़ गया तो आखिरकार अब भूपेश ने कुल मिला के उन बातों का खुलासा किया है या उस चीजों को जो अब तक ये छुपी थी उन चीजों को वो सामने ला रहे हैं। तात्कालिक तौर पर चुनाव नहीं है छत्तीसगढ़ में जिसका फायदा उनको मिलना हो, चुनाव में अभी काफी देरी है और इस कारण से कांग्रेस को अपने आप में सबक लेने की जरूरत है और अपने विश्वसनीय कार्यकर्ताओं के साथ चीजें उजागर करना जो शुरू कर दी ना, ये बहुत समझना जरूरी है। और जो भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं इनको हम नकार भी नहीं सकते, इसका एक कारण है। पीसी रथ साहब, लौटता हूं आपके साथ। जहां गंधर्व जी आरोप जो लगाए गए ना उसके पीछे एक कारण है, उदाहरण रहा है, एक इतिहास रहा है बीजेपी का। पहले हिमंता विश्वा शर्मा जैसे कि नाम ले रहे थे सौरभ साहू जी, हिमंता विश्वा शर्मा, उनके ऊपर वाटर सप्लाई स्कैम का आरोप लगा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बीजेपी में आ गए, व्हाइट पेपर लाई थी, यही व्हाइट पेपर बीजेपी लेकर आई थी हिमंता विश्वा शर्मा के खिलाफ, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। अब मोदी जी के सबसे करीबी है हिमंता विश्वा शर्मा। शुभेंदु अधिकारी, शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप लगा, आज देख लीजिए बीजेपी में है। उसके बाद ऐसे आरोप बहुत सारे, नारायण राणे, महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो बहुत नाम है, नारायण राणे हो, प्रफुल्ल पटेल हो, इसके अलावा अजीत पवार जो गुजर चुके हैं। 70,000 करोड़ का इरिगेशन सिंचाई घोटाले का आरोप लगा था। उसके बाद फिर वो सहयोगी दल में आ गए और फिर वो जांच रुक गई जो जांच शुरू हुई थी। 1,000 करोड़ का तो आरोप निकाल भी दिया था। धीरे धीरे नाम बढ़ाएंगे तो उसके बाद इतनी लिस्ट है
कि हम बता नहीं सकते आपको, और ऐसा कहा ये कांग्रेस पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुकी है। इन सब आरोपों पर जांच शुरू हुई, धीरे धीरे नेता बीजेपी में आते गए या बीजेपी के सहयोगी दल से जुड़ते गए तो जांचें रुक गई हैं या वहीं अभी तक थमी हुई हैं। तो ये एक तरह से क्या जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से वो निराधार तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लिस्ट है पूरी की पूरी। और अंदर तक जाऊंगा, नवीन जिंदल का नाम निकलेगा कोलगेट स्कैम में, फिर धीरे धीरे बीजेपी में आए, बहुत ऐसे कुछ आके वापस भी चले गए। तो इन आरोपों को कैसे नकारेगी बीजेपी? देखिए, सर्वप्रथम तो भूपेश बघेल जी की बात मैं कर लेता हूँ। भूपेश बघेल जी सर के पांव पर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं और पार्टी के लिए वो कोई एसेट बनने का कार्य कर नहीं सकते थे। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते भी तो पार्टी के लिए एक लायबिलिटी बन करके रह जाते। सेकेंड चीज, जिन लोगों का आपने नाम लिया, हेमंत बिश्व शर्मा जी के ऊपर 3 मामले हुए थे, उसमें से शायद 2 तो 2014 में यूपीए की सरकार के टाइम सीबीआई ने किया था, फिर उसके बाद उनको उसमें क्लीन चिट मिल गई, और एक मामला था जो चिट फंड वाला, उसमें न्यायालय ने उसे खारिज किया है। तो जो भी मामले और जहां पर जांच रुके हुए हैं तो सब प्रोसेस में। अभी शराब घोटाले की अगर बात करें तो वो भी जांच में 29,900 पन्नों की चार्जशीट ईडी ने अगर दायर की है, हजारों करोड़ की संपत्ति अगर अटैच की है तो कहीं ना कहीं प्रमाण है उसमें, और जिस चीज में प्रमाण है निश्चित तौर पर न्यायालय उसमें अपनी कार्रवाई करेगा। और भूपेश बघेल जी जो खुद अपना संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार गए, विधानसभा में छत्तीसगढ़ की जनता ने जिनको नकार दिया, जो 5 साल तक के यहाँ बैठ करके केवल और केवल वहां पर बैठे हुए हमारे केंद्रीय के बड़े नेता, नहीं वो चुनाव हार गए, वो उनकी किस्मत थी, वो उनकी मेहनत थी गंदर पांडे साहब। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से, उसका एक परिणाम रहा, इतिहास रहा। इसी आधार पर क्या जो आरोप लगाए गए उनको नकारा जा सकता है इतनी आसानी से? देखिए, निश्चित तौर पे हम तो बिल्कुल भी आवश्यक, क्योंकि यदि भूपेश बघेल आ जाते तो फिर वो इस सब सवाल ही नहीं उठते। पहली बात तो जो अभी भूपेश बघेल खुद उठा रहे हैं, ना ही चर्चा का विषय होता, हम चर्चा करते आज इस विषय के ऊपर, क्योंकि भूपेश बघेल फिर आ गए, आए नहीं है इसलिए आरोप लग रहे हैं, और उन्होंने वो खुलासा किया है, उस बातों को रोक कर रखा था जो अब खोल दिए। देखिए, भूपेश बघेल जी अपनी राजनीति जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के पॉलिटिकल स्टंट करते रहते हैं। कहीं ना कहीं एक सीनियर लीडर कांग्रेस के कपिल सिब्बल जी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके पॉडकास्ट में जाते हैं उनसे जूनियर लीडर भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल, और वहां जा करके इस प्रकार से बयानबाजी करना ताकि केवल और केवल दोनों पिता और पुत्र छत्तीसगढ़ की राजनीति में जीवित बने रहे, और उनका एक ही लक्ष्य है अभी कि अगले चुनाव में कैसे न कैसे अपने बेटे की लॉन्चिंग की जाए। इसी लक्ष्य को साधने के लिए इस प्रकार के विवादित पर बयान दे करके ये राजनीति के केंद्र में उन्होंने पहले भी कहा था जब चैतन्य बघेल की जमाना थी कि जितनी मीडिया पब्लिसिटी मेरे को फ्री में दे रहा है, ये सब करके सब दिखा के वो मैं करता तो 200 करोड़ खर्च हो जाता। आज भी यही कार्य हो रहा है। उन्होंने कहीं पर भी बैठ करके विवादित पर बयान दे दिया है, जो पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। और निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति के ऊपर सर से पैर तक के भ्रष्टाचार के आरोप है वो हमारे लिए कहीं से भी कोई एसेट नहीं है। वो अगर पार्टी में विचारधारा प्रभावित होकर आते भी तो भी हमारे केंद्रीय मंत्री स्वीकार करता भी नहीं है, वो चार नहीं है, क्योंकि वो केवल और केवल हमारी पार्टी के लिए लाइबिलिटी बन करके रह जाती। तो एसेट्स लाइबिलिटी ही क्या बीजेपी इस वक्त देख रही है, और सबसे बड़ी चीज है क्योंकि बहुत जरूरी है पार्टी के अंदर, राजनीतिक दल के अंदर। सौरभ साहू जी, ये जो आरोप है वो सिर्फ आरोपों तक ही सीमित रख रही है बीजेपी, अभी जरूरत नहीं है, भविष्य हम भी नहीं जानते क्या होगा, कल कौन सा नेता किस दल के साथ बैठेगा, ये तस्वीर कल ही है, आज कोई नहीं जानता है। अभी सिर्फ आरोप है और आरोपों पर सीधे तौर पर खारिज कर रही है बीजेपी। देखिए सैयद जी, मैंने पूर्व वक्तव्य में भी आपको तो एग्जांपल देख के बताया कि बीजेपी का जो चरित्र है वो किस तरीके का है। अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे भ्रष्टाचार के विषय में ये भूपेश बघेल जी के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से प्रूव नहीं हो रहा है, और जो चार्जशीट भी आती है उसमें भूपेश बघेल जी का नाम कहीं नहीं आता। जो इतने बड़े घोटाले हैं उसमें जब ट्रायल चालू होता है उसमें चार्जशीट पेश कर देती है एजेंसीज, उसमें भूपेश बघेल जी का नाम नहीं आता है, और ये भूपेश बघेल जी को उसमें आरोपी बताते हैं। और इतना होने के बाद भी आज भी ये छोड़ नहीं पा रहे हैं कि भूपेश बघेल जी उसमें आरोपी कहीं पर नहीं है। तो ये तो अब ट्रायल का मुद्दा है, कोर्ट का मुद्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार के विषय में जो इनका दोगलापन है ये आप देखिए किस तरीके से। आपने इतने सारे नाम गिना दिए, मैंने नाम गिना दिए, लेकिन गंधर जी उसमें एक भी पॉइंट पे बोलने से बच रहे हैं, कहीं पर भी उनके तरफ से इसमें कोई जवाब नहीं आता। जो इनके ही संसद में जो सदन में जो डेटा आता है कि क्यों विपक्ष के ऊपर ही सारी ईडी और एजेंसियों की कार्रवाई होती है, इसके ऊपर इनका कोई जवाब नहीं आएगा। किस तरीके से इतनी लंबी लिस्ट है, उसमें भ्रष्टाचार के विषय में क्या कार्रवाई हुई है
उसके ऊपर इनका कोई जवाब नहीं आएगा। तो भ्रष्टाचार के विषय में ये खुद कंफ्यूज है कि किस तरीके से इनकी कार्रवाई की जाए। इनका तो सीधा सीधा है कि साम दाम दंड भेद से ये किस तरीके से पूरे देश में अपनी सरकार बना ले, किस तरीके से लोकतंत्र को खत्म कर दे, किस तरीके से पूरे विपक्ष को रंग दिया जाए और एक तरफा राजतंत्र की तरह जो हम दो हमारे दो की इनकी सरकार है वो चलती रहे, ये इनका एक सूत्री कार्यक्रम है संयम जी। तो मुझे लगता नहीं है ये जो कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है वो लगातार जारी है, क्योंकि थमता नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं तब ये कार्यक्रम और तेज हो जाता है। पीसी रथ साहब, ये कार्यक्रम अभी क्या आने वाले वक्त में देखने मिल सकता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति क्या उससे और जा रही है? राजनीति में जिस तरह से जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया था कि जो बांड लिए जा रहे थे, चुनावी बांड जिस तरह से लिया जा रहा था, और जिसके बाद देश की राजनीतिक तस्वीर बदल गई, जिस तरह से एक तरफा एक पार्टी को 80% चुनावी बांड का फायदा मिला और सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत जरूर ठहराया। चुनावी बांड इस तरह से बिना उसकी जानकारी दिए उजागर करना, उस तरह से बिना उजागर किए उसको लेना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा। और उसके बाद उजागर करना पड़ा कि किस कंपनी ने, किस कारपोरेट ने कितने पैसे बांड के लिए दिए। वो चीजें जब उजागर हुई तो पता चला कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, उनका क्या रिश्ता है चुनाव से। और फिर बाद में ये पता चला कि बड़े बड़े ठेके उन कंपनियों को दिए गए जिसने सत्ता पक्ष को चुनावी बांड दिया था। तो कुल मिलाकर के ये रिश्ता समझ में आया कि आखिर धन का रिश्ता सबसे बड़ा गहरा रिश्ता है। और उसी के बाद चुनाव में जो भ्रष्टाचार की शिकायतें थी, उसका जैसे एक आम चुटकुला होता है कि एक रिश्वत बड़ा भ्रष्टाचारी अफसर होता है तो भ्रष्टाचार करता है, वो बहुत पैसे कमाता है और जब उसको पकड़ने एजेंसियां आती हैं तो वो पैसे देकर के छूट जाता है। इस तरह से भ्रष्टाचार के पैसे का उपयोग हो जाता है। तो हमारे देश की राजनीति लगभग इसी तरह के रास्ते पे चल पड़ी है और इसमें देखा जा रहा है कि किसी तरह से भी सरकार बनाना सबसे महत्वपूर्ण काम है और उसके लिए जो भी हो साम दाम दंड भेद जिस भी तरह से उपयोग किया जाए वो किया जा रहा है। तो प्रदेश की राजनीति में ये कोई नया भी नहीं है। पहले भी जब सरकारें बनी थी, अजीत जोगी के समय में भी जब सरकार बनी थी तो उसके बाद भी सरकार को पलटने के प्रयास हुए थे। अभी भी कुछ असंतुष्ट ताकतें हैं उस तरह से। बीजेपी की ये ताकतवर लॉबी होने के कारण बीजेपी की सरकार को वैसा खतरा नहीं झेलना पड़ रहा है, लेकिन ये खतरे लगातार रहे हैं। भूपेश बघेल के समय की बातें अगर हम याद करें तो 2.5 साल के बाद फिर 2.5 साल दूसरे मुख्यमंत्री होंगे और फिर जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो टीएस सिंहदेव कहीं भाजपा में तो नहीं चले जाएंगे। उनको क्या कांग्रेस में संतुष्टि है, क्या वो नाराज है कांग्रेस नेतृत्व से, इस तरह की चीजें चलती रही थी लगातार। तो राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है और जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूद के जाते रहे हैं, उसमें कभी भी कुछ भी होना अस्वाभाविक नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की अपेक्षा ज्यादा है, उस कारण बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है, समझ सकते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से विकास के कार्य होते रहे। जी, ये गंधर्व जी, क्या कांग्रेस के नेताओं में बहुत अपेक्षा है अलग अलग पद को लेकर? पहले टीएस सिंहदेव का तो 5 साल ही चलता रहा पूरा का पूरा, जब उन्हें आखिरी के 6 महीने पहले तक उप मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर थोड़ा माहौल थमा कि हाँ वो कांग्रेस में ही, क्योंकि नए चुनाव आ रहे थे। तो ये डोरे डालने की जो कोशिश है कांग्रेस नेताओं के ऊपर, क्या अभी भी ये चलती रहेगी कि आगे भी जारी है? क्योंकि भ्रष्टाचार के कई आरोप पहले लगाए जाते हैं, फिर वो धुल जाते हैं पूरी तरह से। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सौरभ साहू जी को बताना चाहूंगा कि अकेले इंदिरा गांधी जी ने 50 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, अनुच्छेद 356 का उपयोग करके। उसके बाद छत्तीसगढ़ का उदाहरण तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, उन्होंने दे दिया किस प्रकार तरुण चटर्जी और बाकी चीजों को लेकर के उस समय जो भी सरकार छत्तीसगढ़ में स्थापित हुई थी। इसके बाद आ जाते हैं कि जो आरोप लगे भ्रष्टाचार के और जो लोग आए और ढिल गए और ऐसी सारी चीजें, तो जो भी कार्य प्रणाली है वो न्यायालय में आगे बढ़ती है। ईडी, सीबीआई, आईटी जो भी हो, सब केस दर्ज करके वो सभी मामले न्यायालय में जाते हैं। उसमें न्यायालय का काम है किसको क्लीन चिट देना है, किसको क्या करना। उसमें एजेंसी सिर्फ अपनी चार्जशीट और मामलों को दाखिल कर सकती है। अगर कहीं तथ्य प्रस्तुत नहीं हुआ तो चार्जशीट में उस नाम को हटा सकती है। इससे आगे उसमें एजेंसियों का रोल नहीं रहता। अब इसमें मेन पॉइंट यह है कि भूपेश बघेल जी को लेकर के मैंने पहले ही कहा, केवल और केवल जो 2.5 साल का टीएस सिंहदेव जी की बात हुई। टीएस सिंहदेव जी ने तो विभागीय इस्तीफा दे दिया था अपनी सरकार से कि आप काम नहीं कर पा रहे हो कर। और भूपेश बघेल जी अपने विधायकों को पकड़ के दिल्ली लेके जाते थे गांधीगंज में
ताकि अपनी शक्ति प्रदर्शन कर सके। कानूनी जवाब है बहुत आपका गंधर्व जी कि अब न्यायालय अपना काम करता है, जज एजेंसियां जो है वो अपना काम करती है, लेकिन जो भूपेश बघेल के आरोप है वो पूरी तरह से निराधार नहीं हो सकते। उसका एक उदाहरण हमारे पास पहले से रहा है। अब वो आने वाले वक्त में चुनाव जब आएंगे उधर कैसा माहौल बनता है वो देखना होगा। समय इतना ही था, शुक्रिया अदा कर दूंगा आप सभी का। गंधर्व जी आपका भी बहुत धन्यवाद, सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पीसी रथ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो भूपेश बघेल ने कुछ आरोप लगाए हैं और कहा यह है कि उन्हें बीजेपी में शामिल करने की मंद कोशिश की जा रही थी। कोशिश मंद थी, सीधे तौर पर बोला नहीं जाता था, कुछ जांच एजेंसियों के जरिए प्रयास किया जाता था और जांच एजेंसी बार बार जो जांच करती थी उससे आरोप यही थे कि थोड़ा शायद बीजेपी की तरफ रुख करे वो, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और उसके बाद देखिए शराब घोटाले का बड़ा स्कैम जिसमें उनके बेटे तक को जेल जाना पड़ा है। अब यह मामला अभी भी चल रहा है। देश के अंदर ऐसे कई ऐसे नाम हैं जो पहले अलग अलग पार्टियों में रहे, फिर बीजेपी में उसके सहयोगी दल में आकर उनकी सरकार के गठन में सहयोग दिया है, लेकिन आरोपों के दबाव में आकर दिया है। मन से कितने आए थे वो अभी तक सवाल है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।